नमस्कार, जवाब तो चाहिए कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। क्या आतंकी एक बार फिर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहे हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जिन्होंने जानकारी दी है, अलर्ट जारी किया है, पंजाब और राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं, उससे तो यही लग रहा है। दरअसल अगर खासतौर पर पंजाब का जिक्र किया जाए तो जाकिर मूसा के मौजूदगी के संकेत सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दिए गए हैं, जिसे लेकर पुलिस की तरफ से एहतियातन वांटेड के पोस्टर जाकिर मूसा के चिपका दिए गए हैं, जिससे कि जनता को अलर्ट किया जा सके। वहीं साथ ही साथ एक बड़ी घटना जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है, पठानकोट हमला। आपको याद होगा कि किस तरीके से एक कार के जरिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल उसी पैटर्न पर एक और आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि जानकारी यह है कि एक कार को इसी तरीके से हाईजैक किया गया है। इन तमाम घटनाओं के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से चौकन्नी हैं। पंजाब और राजधानी दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से आतंकी घुसपैठ के जरिए ये आतंकी हिंदुस्तान के अंदर घुसते हैं, उसके बाद इनके आखिर पनाहगार कौन है? हम बार बार आतंकियों को ट्रेस करते हैं, उन्हें अपने निशाने पर लेते हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपने दम पर इनका खात्मा करने में भी कामयाब रहती हैं। लेकिन वो नेटवर्क जो इन्हें बार बार पनाह दे रहा है, वो नेटवर्क क्या हम तबाह कर पा रहे हैं? उसे किस तरीके से ट्रेस किया जाएगा, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले, कितना गंभीर है यह अलर्ट? कितनी इस वक्त हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और कितना बड़ा यह खतरा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अलर्ट पर पंजाब, आतंक के साए में पंजाब। आखिर आतंकियों को कौन दे रहा है पनाह? दरअसल बार बार आतंकी भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ करते हैं,
और बार बार इन आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बल पकड़ते हैं और जहां पर हमारा नेटवर्क चूक करता है वहां पर इन्हें कामयाबी मिल जाती है जब पठानकोट जैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जो कड़ी है, ये जो आतंकवाद है, ये बार बार इस तरीके के एक्शंस के बावजूद भी खत्म क्यों नहीं हो रहा है? कारण है नेटवर्क। वो नेटवर्क ध्वस्त नहीं होता है जो लगातार इनके लिए ऑक्सीजन का काम करता है। और इसीलिए ये चर्चा जरूरी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इन आतंकियों के पनाहगार हैं, जिनकी वजह से ये लगातार सरवाइव करते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की लगातार साजिशें रचते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ यहां पर मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ यहां पर दीपक विज साहब हैं, बीजेपी की तरफ से। कुछ और मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे हम करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है सिन्हा साहब, आपके पास आ रहा हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कब से लड़ाई लड़ रहे हैं। 1947 के बाद से हमने लगातार आतंकवाद के खिलाफ तमाम तरीके की जो टैक्टिक्स हैं, तमाम तरीके के जो हमारी प्लानिंग्स हैं वो हमने की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो सोर्स है वो खत्म नहीं होता है। और अब ये जिस तरीके का दो घटनाएं पंजाब में, जहां पर एक तरफ मूसा को देखा जाता है, दूसरी तरफ इस तरीके की घटना की एक कार को उसी तरीके से जो है लूटा गया, जो पठानकोट वाला पूरी जो घटना हुई। क्या लग रहा है कि कितनी सीरियस सिचुएशन है और ये खत्म जो नहीं हो रही है? ये देखिए, बहुत गंभीर समस्या है। जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो हमको दो दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है पूरे पहलू को जी। दृष्टिकोण नंबर एक पाकिस्तान एंगल और दूसरा इंटरनल आंतरिक एंगल। देखिए, पाकिस्तान 1947 से हमारे लिए समस्या कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है 3323 किलोमीटर, उसमें अंदाजन 145.67 किलोमीटर जो है पोरस है। पोरस मतलब आवागमन बहुत आसान है और लोग रात के अंधेरे में नदी के माध्यम से आ जाते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारी स्ट्रेटजिक सोच है उसमें बहुत कमी है। 65 वॉर हम जीते, हमने हाजी पीर पाकिस्तान को क्यों बताया? 90% जो इंट्रूशन होता है गैर कानूनी तरीके से वो हाजी पीर के रास्ते से होता है जी। हमने हाजी पीर क्यों लटाया? हमने अभी तक 70 साल में अपने बॉर्डर को पूरी तरह से नॉन पोरस क्यों नहीं बनाया इजराइल की तरह जी। जब तक इन प्रश्नों का जवाब नहीं हम ढूंढेंगे तब तक हम आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे। और एक और अहम बात कहना चाहता हूं, जब हम हिंदुस्तान के एंगल से देखते हैं आतंकवाद का, तो यहाँ एक टेरर स्ट्रक्चर है। आतंकवाद कुछ लोग के लिए एक इंडस्ट्री बन गई है, उस इंडस्ट्री लोग नहीं बंद करना चाहते हैं। और यदि टेरर स्ट्रक्चर की बात करें तो टेरर स्ट्रक्चर में आप पाकिस्तान से शुरू कीजिए, उसके बाद लश्कर तौबा, उसके एजेंट्स HM, हिजबुल मुजाहिदीन, हिंदुस्तान के अंदर उसके सिंपैथाइजर, जो फंड हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तान से पैसा आता है उसको कैसे हैंडल लोग करते हैं, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, घर देते हैं, खाना देते हैं, छुपा के रखते हैं, एम्यूनिशन सप्लाई करते हैं, दवाई देते हैं, पैसा देते हैं, और OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकी। ये जो टेरर स्ट्रक्चर है इसको जब तक न्यूट्रलाइज नहीं, देखिए स्ट्रक्चर तब तक न्यूट्रलाइज नहीं कीजिएगा बात बनेगी नहीं। एक बहुत अहम बात, मुझे 1 मिनट का और टाइम दीजिए, दो अहम बात करने जा रहा हूँ। ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ किसी को राष्ट्रद्रोह करने का भय नहीं है, खुल लेज़े फेयर है, जिसको जो मर्जी आए बोलो, जिसको जो मर्जी आए करो, कोई डर नहीं है, कोई कानून का डर नहीं है, कोई राष्ट्रद्रोह का डर नहीं है। और हजारों उदाहरण मैं दे सकता हूं, उतना टाइम नहीं है। तो जब तक इस देश में एक सख्त राष्ट्रद्रोह का कानून नहीं बनेगा, जब तक जो राष्ट्रद्रोही हैं उनके रूह आत्मा नहीं कांपेगी इस कानून से, तब तक इस देश में आतंक पे लगाम नहीं लग सकता। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इंडियन पीनल कोड 121 और इंडियन पीनल कोड 120(ब) जब तक इसको और सशक्त नहीं किया जाएगा, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया जाएगा, जब तक 30 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय नहीं, जस्टिस नहीं दिया जाएगा इन आतंकियों, जब तक ये नहीं पता चलेगा आतंकियों की अगर जाओगे तो मारे जाओगे, तब तक कुछ नहीं होना है। और हम देखिए, टाडा हुआ, पोटा हुआ, क्या हुआ, सब नेचुरल डेथ खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग
सत्ता के मोह में, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर हम ये लोग तो ये राजनीति शुरू करना ये तो इस देश की सबसे बड़ी पीड़ा है। सबसे खैर, बड़ी हमारे साथ अनुज आत्रे साहब भी जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से, लेकिन विस साहब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सरकार फिलहाल आपकी है और हम सरकारों की लड़ाई के बीच में आए कि सरकार ने ये किया या उस सरकार ने ये किया। इससे महत्वपूर्ण यह है कि हम ये समझें कि अपने देश के अंदर आखिर वो कौन से लूप होल्स हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत थी और हम उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं, और उसमें पिछले वक्त में जब से वर्तमान सरकार आई है उसमें हमने कितनी प्रगति की है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लगातार घुसपैठ होती है, इसमें बार बार लिंक्स मिलते हैं, उन लिंक्स को लेकर हम किस तरीके की चौकसी बरत रहे हैं, और आखिर ये जो पनाहगार हैं, ये जो बार बार इनको मदद करते हैं, इन पर हम कितनी चोट कर रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, सिन्हा साहब की बात से मैं एक बहुत बड़ा जो इन्होंने आखिर में सबसे कहा कि जो वोट बैंक की राजनीति में बेसिकली क्या है कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट इतने साल रही देश के अंदर, उन्होंने पहले दिन से उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा मुस्लिम्स के प्रति। और 1965 की लड़ाई में हारने के बाद पाकिस्तान इतना आक्रामक हो गया, और उसके बाद 1971 की लड़ाई हारने के बाद तो उनको ये होगा कि बांग्लादेश अलग कर दिया, तो हम भी इनके 2-4 इलाके जैसे खालिस्तान मूवमेंट को उन्होंने बड़ी मदद करी इस तरह के। और उन्होंने वामपंथियों के माध्यम से स्लीपर सेल जो है वो हमारे पूरे देश में एंट्री कराई। जो उनको फंड हैंडलर्स हैं, जैसे सिन्हा साहब ने बताया, वही उनको आश्रय देते हैं। उन्हीं के नाम से इंडियन मुजाहिदीन, खालिस्तानी, इस तरह के कई जो कमांडो फोर्स, इस तरह की कई संस्थाएं बनी, और जिसकी टोटल फंडिंग, और जिनके सारे जो हेड थे, ये भी बाद में पता चला कि वो सारे हेड कभी ना कभी पाकिस्तान में रहे। तो आपने अभी देखा होगा करीब 4.5 साल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर आतंकवादी घटनाएं पूरे देश में, इवन चाहे वो नॉर्थ ईस्ट आप उठा लो, चाहे वो आप पंजाब ले लें, चाहे और भी कोई ऐसी जगह जो है, इवन केवल एक कश्मीर घाटी, केवल मैं उसमें जम्मू भी नहीं जोड़ूंगा, लद्दाख में नहीं जोड़ूंगा, केवल उसको थोड़े क्षेत्र को छोड़ के बाकी आप पूरे देश में देखिए आतंकवाद को बहुत भारी, बहुत ही ज़्यादा 90% मेरा मानना है कि कंट्रोल किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने अंदर। उसकी वजह क्या है कि जैसे अभी आपने बार बार बताया अर्बन नक्सल्स, ये नूरुल हसन जब एजुकेशन मिनिस्टर बने थे अपना इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अंदर 1971 के बाद बनी, तो उन्होंने पूरे एजुकेशन का स्ट्रक्चर चेंज किया था। उसमें JNU वगैरह ये सब चीज़ों को बहुत फंडिंग, और इसके अंदर कम्युनिस्टों को होल्ड करना, कम्युनिस्टों के माध्यम से मुस्लिम जो स्लो पॉइजन वाले मुस्लिम आतंकवादी, ये भी पार्ट है, उनकी एंट्रियां कराई। वो प्रोफेसरों के बनने के माध्यम से या अपना दूसरा काम कर रहे हैं, वो स्लीपर सेल के, उन्होंने फंडिंग और वो सब कराई। उन पे आपने देखा भी हमने अर्बन नक्सल्स पे कितना बड़ा अटैक किया देश की आज़ादी के बाद। मेरा मानना है पूरे पेपरों के अंदर सब जगह वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने उसके प्रति कितने बयान दिए, पर गवर्नमेंट नहीं झुकी, और उन सबके पूरा बैकग्राउंड सारा करके कि वो पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट में 2007 में के ऊपर जो अटैक था 2007 में गिरफ्तार हुए, 2009 में गिरफ्तार हुए। ये क्या पूर्ववर्ती गवर्नमेंट्स ने जो है नहीं लिया, और इसीलिए आज तक हम उस चेन को, उस सोर्स को नहीं तोड़ पाए? देखिए सुमित जी, कौन है पनाहगार? हमें मेन क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए मेरे को लगता है आतंकवाद के मुद्दे पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा नासूर है जिसको जो है हम लोग चाहे किसी भी दल के हों, हम लोग भारतवंशवासी होने के नाते, भारतवंशी होने के नाते सबसे ज्यादा उससे जो है अफेक्टेड हैं, और पूरा देश उससे अफेक्टेड है। तो मेरा निवेदन है कि हम इस पर राजनीति ना करें। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बता दें कौन सी ऐसी सरकार रही होगी या कौन सी ऐसी सरकार है, क्या कोई सरकार चाहेगी कि हमारे यहाँ आतंकवाद पनपे? कोई सरकार शायद किसी भी देश की होगी, वो नहीं चाहेगी कि आतंकवाद जैसा नासूर उस देश में जन्म ले या पनपे। लेकिन सरकार के फैसलों की वजह से अगर वो आतंकवाद को बल मिलता है, बढ़ावा मिलता है, तो वो उनकी विफलता गिनी जाती है। अगर हम आज भी अपनी सरकार 4.5 साल का समय बीतने के बाद, खालिस्तान मूवमेंट तो कांग्रेस के उसमें उठी, चलिए आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर नागालैंड वगैरह में जितनी मूवमेंट्स उठी, सारी जो आतंकवादियों की, सिन्हा साहब हमारे बहुत सीनियर बैठे हैं यहाँ पे, वो सारी कांग्रेस की देन थी। आपकी तो विफलता हमेशा से रही है। देखिए सुमित जी, मेरा यही निवेदन है, मैं इस तरह से चर्चा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा नहीं, पर गलत आप बोलेंगे तो मैं मैंने टोकूंगा। दोनों की बातें सुनी, सिन्हा साहब ने भी बहुत अच्छी बात बोली और आपने भी गलत बोली है, ठीक बोली, हमने सुनी, थोड़ा आप भी सुन लीजिए, उसके बाद गलत तो ना बोले। कीजिए अनुज साहब कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। देखिए ये कितना अपने आप को सच्चा और झूठा बोलते मैं कहना नहीं चाहता खालिस्तान था। मूवमेंट किस में चली पहले आप बताएं? कांग्रेस गवर्नमेंट थी नहीं थी? मुझे लगता है ये सवाल अगर एंकर पूछ लें तो ठीक है, ये आपने एंकरिंग करनी है तो मैं जवाब पूछूंगा, दीजिए। आपने बीजेपी पे इल्जाम मुझे लगाया, बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए दीपक जी। खालिस्तान मूवमेंट अगर शुरू हुई तो कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने खालिस्तान का जो मूवमेंट थी उन आतंकवादियों का पंजाब में सिर कुचला, और पंजाब में अमन और चैन है। लेकिन आप जख्म देकर उसका इलाज करेंगे।
मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर पाऊंगा। आप थोड़ा सा इनको देखो, गलत बात आप करेंगे तो सुनना पड़ेगा। ये पहले से आप गलत बात ना करें। अब जब आशंकित हैं, जब आदमी को घबराहट होती है कि पता है मेरी तरफ आपने ये स्टार्ट किया कि ये जो मूवमेंट्स जो होती हैं तो वो मूवमेंट सारी आपके नागालैंड वाली मूवमेंट हो, कोई मूवमेंट हो, मिजोरम की मूवमेंट हो, सारी मूवमेंट आपके उसमें मैं उसी टोन में जवाब दूंगा जिस टोन में आप सुनना चाहते हैं। नहीं, मुझे लगता है आपको सभ्यता से बहस नहीं करनी है, इसलिए आप सभ्यता से आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आप ही की भाषा में आपको जवाब दे दूंगा। नहीं, आप दें, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा बीच में ना बोलें, अन्यथा आपको भी मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल मना दे बोलने, आप सही बोले, बस नहीं बोलने दे एक दूसरे को। अगर सही गलत का फैसला जो है वो जनता कर लेगी। ये इतने सच्चे बनते हैं। हम पूछना चाहते हैं, 1 मार्च 2015 को जब जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीपी के तहत बनी थी, साथ मिलकर कौन ले बनी गया थी। था? यूएनओ, और नेहरू जी ले गए थे। आप तो ये वहां से स्टार्ट करो ना। आप कश्मीर सुन घाटी क्यों को नहीं लेते? अरे नहीं, क्यों सुने? जब कश्मीर में आपने बात ऐसा इन सब कश्मीर बुलवा घाटी मैं की उसके समस्या बाद किसने ली? मैं चांद बैठा हूं। नहीं, कश्मीर घाटी की मैं चुप समस्या बैठा किसने शुरू हूं। करी? मैं आपके यहाँ दर्शक बन के बैठूंगा। उसकी देन कौन है? मैं इस तरह से असभ्य चर्चा नहीं नहीं, करता। असभ्य कैसे? ये तो आप गलत है उसमें। चलिए ठीक है। अगर ये बोलना नहीं देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कांग्रेस आपके चर्चा में चुपचाप सुने, मैं सुन लेता हूं। आपके पास बोलने के लिए है नहीं तो आप चुपचाप सुनिए। आप इन्हें फ्री हैंड दीजिए। ठीक है, एक मिनट सिन्हा साहब से मैं इसमें कमेंट लूंगा। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए पहले। सुमित जी, मेरे को मेरी बात नहीं कहने दीजिए। बार बोल रहा हूं, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। वो ये बीच में वो चाहेंगे कि आप ना बोलें, वो तो चाहेंगे ना बोले, आपने मौका क्यों देखिए 1 मार्च 2015 को जब इनकी सरकार को वहां पे भारतीय जनता पार्टी और शहीद साहब को समर्थन देकर के वहां सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री जी वहां मौजूद रहते हैं और इनके सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री की शपथ लेते वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का धन्यवाद देता हूं कि जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर में चुनाव शांतिपूर्वक हुए। और प्रधानमंत्री जी चुपचाप सुनते हैं। वहां नहीं इनकी वहां इस तरह का कोई बयान नहीं था। आपकी जानकारी नहीं है तो आप चुपचाप सुन लीजिए। आप मैं दावे से कह रहा हूं इस बात गलत बोल रहे हैं। आप जाएं और सुनिए और पढ़िए। आप देखिए उनकी हमने इस तरह का बयान नहीं था वो। उनकी मुफ्ती मोहम्मद सईद का भाषण सुनिएगा, आपको पता चलेगा उन्होंने पाकिस्तान का जो अलगाववादी थे सबका धन्यवाद किया। और आप लोगों ने 3.5 साल वहां पर मलाई खाई, वहां पर जम्मू कश्मीर में और सरकार चलाते हुए। कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। अपनी बात पर वापस आ जाएं। और बहुत अच्छी बात से आपने शुरुआत करी थी कि हम पॉलिटिक्स पर ना करें। देखिए ये मजबूर करने लगता है कि मजबूर करने पॉलिटिक्स करने में इनकी मैं कलाई खोल कर रहूंगा। जो ये देश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है, जो झूठ की मशीन भारतीय जनता पार्टी ने चला रखी है, वो खोल के रहेंगे। आतंकवाद की तो सारी घटनाएं आपकी गवर्नमेंट से शुरू हुई। फोर्सेस लगी हुई हैं, आखिर उसका जो नेटवर्क है वो क्यों नहीं ध्वस्त होता है? और ये जो आखिर पनाहगार बैठे हुए हैं, इनके लिए हम किस तरीके की कार्रवाई करते हैं? और ये पनाहगार आखिर हैं कौन? राजनीति ना हो, कम से कम जो एक इंटेलेक्चुअल बहस है वो। तो बार बार घुसपैठ के बाद आतंकी जिस तरीके से हिंदुस्तान में घुसकर आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह की घटना एक बार फिर से पंजाब में जिस तरीके से हुई है, पूरी तरीके से पंजाब और दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है। कारण क्या है कि आतंकियों पर बार बार वार करने के बावजूद भी ये आतंकी घटनाएं जो हैं उसे रोक पाने में हम नाकाम हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। मैं सिन्हा साहब आपके पास आ रहा हूं। लगातार हमारी कोशिशें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थितियां जो है, ये पूरा जो बैकअप है, ये क्यों नहीं टूटता? देखिए, पहली बात यह है कि कोई भी लड़ाई आप जीतना चाहते हैं तो या तो राजा को मारिए या उसके सेनापति को मारिए। सिपाही मरने से आप लड़ाई नहीं जीत सकते। आतंकवाद एक लड़ाई है। इस जंग को जीतना है तो वो आका जो इसको कंट्रोल करते हैं, हरियत लीडर्स, यासिम मलिक, मीरवाज, ऐसे 100 लोग को जब तक सीन से, रडार से नहीं हटाया जाएगा, आतंकवाद हिंदुस्तान में या जम्मू एंड कश्मीर में खत्म हो ही नहीं सकता। तो इन तीनों के साथ सख्ती करने की जरूरत है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए किसी भी हिंदुस्तानी सिटीजन के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जिस कोड ऑफ कंडक्ट में राष्ट्रद्रोह के लिए बहुत ही कड़ा प्रावधान हो, ऐसी सजा हो कि उनकी रूह कांपे राष्ट्रद्रोह करने से। तीसरी बात, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, 30 दिन के अंदर आतंकवादियों को उनको न्याय मिलेगा, उसके बाद देखिए क्या होता है। सवाल होता है, देखिए ऐसा होता है कि कोई जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में एक लोन एमएलए खड़ा होकर बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद, कुछ नहीं होता। आपके चैनल पे डिफरेंट चैनल्स पे मैं देखता हूं, जो कश्मीर के कुछ आते हैं लोग, कादरी एंड कंपनी, वो बोलते हैं पाकिस्तान का मुद्दा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर डिस्प्यूटेड, इस तरह की बातें करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। इस देश में लोग बहुत राष्ट्रद्रोह करते हैं, राष्ट्रीय झंडा का अपमान करते हैं, कुछ नहीं होता। तो जब तक, मैं रिपीट करता हूं, जब तक आप जो यहां सिंपैथाइजर हैं, जो गैंग लीडर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं आतंक के,
जब तक उनको सीन से हटाइए, उनको अरेस्ट कीजिए, अंडमान निकोबार आइलैंड में रिफॉर्मेटिव स्कूल खोलिए, एक रिटायर्ड कर्नल और ब्रिगेडियर को बना दीजिए उसका इंचार्ज। मैं गारंटी देता हूं 6 महीने के अंदर। चाइना में क्या हो रहा है आज? चाइना में उइगुर के जो मुस्लिम्स हैं, चाइना क्या कर रहा है? कैंप बनाया है, उनकी सख्ती से पेश आ रहा है। जब तक देखिए बिन भय होत न प्रीत गोसाई, जब तक सख्त कानून नहीं होगा, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होगा, जब तक कानून का भय नहीं होगा, राजद्रोह का भय नहीं होगा, ये बदमाशी शैतानी चलती रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। वो है बिच्छू, वो कुत्ते का पूंछ है, सीमेंट में डालिए, निकालिए पाइप, फिर टेढ़ा। बिल्कुल वो टेढ़े का टेढ़ा ही रहेगा। अनुज आत्रे साहब, अभी हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई हुई अर्बन नक्सल को लेकर, किस तरीके की साजिश जो है रची जा रही थी, जिसे लेकर अलग अलग तरीके के व्यू पॉइंट जो है वो रखे गए। तो ये जो तमाम लोग हैं, ये इसी चीज का हिस्सा है। लेकिन निश्चित तौर पे ये लोग हैं, और ये जो है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा एक विषय में इसमें और ऐड ऑन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो है, भाजपा की जो केंद्र सरकार है, उन्होंने 2 साल पहले एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था देशवासियों के सामने, नोटबंदी का जो निर्णय लिया था। और ये कहा गया था कि नोटबंदी के निर्णय से जो है हम आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर तोड़ देंगे। अब हम पूछना चाहते हैं कि 2 साल बीत गए, प्रधानमंत्री जी ने तो 50 दिन मांगे थे। आज अपना भारतीय जनता पार्टी कम से कम 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, कोई नेता खड़े होकर के ये तो बोल दे, प्रधानमंत्री जी नहीं बोलना चाहते, कोई बोल दे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दे, कोई मंत्री बोल दे, मुख्यमंत्री बता दे, जम्मू कश्मीर से कहलवा दे कि हमने वहां पर आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हमने छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। ये कहते हैं कि हमने आतंकवाद कम किया। अभी हमारे मित्र भाजपा के बैठे हुए बोल रहे थे कि हमने आतंकवाद कम कर दिया, खत्म कर दिया। इन्हीं की पार्टी के नेता वहां जम्मू कश्मीर में पीडीपी से समर्थन वापस लेते हैं कि 3.5 साल में आतंकवाद जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, आतंकवाद कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब आप इन्हीं की ये इनका कसूर नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए इनके तमाम भाजपा के नेता ये दूसरे प्रदेशों में जाके दावा करते हैं हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। और जब ये 3.5 साल वहां मलाई खाते हुए सरकार चलाते रहे, लाल बत्ती की गाड़ियां लेते रहे, मंत्रालय लेते रहे, और जब 3.5 साल बाद अब जब 2019 के चुनाव नजदीक आ गए तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये कहते हैं कि मैं आतंकवाद नहीं कंट्रोल कर रहा था। महबूबा मुफ्ती जो आतंकवादियों को समर्थन दे रही थी। इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं ये बिल्कुल फेलियर है। मतलब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स ये लिए हैं, इसमें किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली है गवर्नमेंट को। आप मुझसे पूछिए। जी सर। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई कामयाबी नहीं है। देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट की जितनी सफलता मिली है, जितने आतंकियों को ढेर लगाया गया है, वो ऐतिहासिक है। आप डाटाबेस देखिए, आप तो टीवी में, आप तो सुदर्शन टीवी के एंकर हैं, बहुत महत्वपूर्ण एंकर हैं। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स टीवी पे दिखाइए। पहली बात, ऑपरेशन ऑल आउट का सक्सेस। दूसरी बात कि जिस तरह से तालमेल हुआ है इंडियन आर्मी में, जेएनके के पुलिस में, आईबी में, और भी कुछ संगठन ऐसे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, ऐसे जो लोगों का जो तालमेल हुआ है, उसका नतीजा है कि इतनी हमको सफलता मिली। एक और अहम बात कहना चाहता हूं, जो कुछ पॉजिटिव चेंज आया है लोगों के सोच में कि आतंकवाद करके, पाकिस्तान को सपोर्ट करके हमको मिला क्या मिला? कारपेट इंडस्ट्री बर्बाद, एप्पल इंडस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की बर्बाद, टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद, बेरोजगारी ज्यादा। मिला क्या? मैं पूछना चाहता हूं जेएन के बच्चों से, भाइयों से, बेटों से, क्या मिला बेटा तुम्हें, बताओ। तो ये जब तक ऑपरेशन ऑल आउट की सफलता हुई है, प्रॉब्लम यहां फिर राजनीति आती है। जब कुछ अच्छा काम होता है तो फिर तू मैं शुरू हो जाती है, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। हाँ। ये दुर्भाग्य इस देश, ये दुर्भाग्य है। विल साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं बताता हूँ, ये मुद्दे को एक जगह ले गए, एक कश्मीर घाटी के अंदर, जहाँ पे आबादी कुल है 65 लाख। मैं बात कर रहा हूँ 135 करोड़ की। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो मैं वहीं आ रहा हूँ, इनिशिएटिव पे आ रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, सिन्हा साहब ने मेरी बात को पहले समर्थन कर दिया और उन्होंने अपनी बात को बहुत विस्तार से रखा। मैं 135 करोड़ की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। ये केवल 65 लाख लोगों की बात कर रहे हैं जो कश्मीर घाटी के अंदर रहते हैं। दिल्ली के अंदर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, हर साल एक ना एक बम विस्फोट होता था। पिछले 4.5 साल में एक घटना नहीं हुई।
पंजाब के अंदर खालिस्तान की कमर बिल्कुल टूट चुकी मुझे है। बता दीजिए एक मिनट नहीं, आप अपनी बात क्लियर करते चले। हर साल की आप घटनाएं गिना दीजिए। आप 10 साल 2004 से 2014 में दिल्ली की 10 घटनाएं मुझे बताएं। आप दिल्ली अपनी ही बात करें ना, आप अखबार पढ़ रहे हैं, आपको आंकड़े मिल जाएंगे उसमें। घटना होती थी, अखबार पढ़ रहे हैं, आप आपको मुझे आंकड़े मिल जाएंगे 2004 से 2014 की 10 घटनाएं बता दीजिए। उसमें आपको अखबार पढ़ेंगे, आपको सब पता चल जाएगा। नहीं तो मैं बता देता हूं, आपकी सरकार जब अटल जी की सरकार अभी आपको बताता हूं मैं आपको, संसद पे हमला आपने करवा, आपके राज में हुआ। आप मुझे बता दीजिए मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 हमले बता दीजिए। अरे आपकी सरकार में तो इंदिरा गांधी मारी गई। आप अरे आपकी अपनी सरकार में आपका देश का प्रधानमंत्री मार दिया आपने। आपने जो अरे बोला आपकी उसकी सुरक्षा बात तो ये थी कि देश का प्रधानमंत्री अपने घर में मर गया। आप या तो 1984 के अंदर दंगों के अंदर 3.5 सिख आपने दिल्ली के अंदर मार दिए। आपने हर साल कश्मीरी पंडित साहब ने कश्मीरी घाटी खाली करा दी। मिजोरम, नागालैंड आपने आधा खाली करवा दिया। असम आपने आधा खाली करा दिया। आपके पास तो इतनी सारा वो है, आपने तो पूरे देश को जो है बर्बाद कर दिया। या तो आप बोले कि आप चैनल लेके झूठ बोलते हैं। आपके टाइम में तो जम्मू के अंदर भी, दिल्ली आपके टाइम में तो जम्मू में भी आतंकवादी घटना होती थी। दिल्ली के हमले गिनवाइए ना। आपने तो दिल्ली के अंदर आपने कोई मार्केट, आईएनए मार्केट, ऐसी कोई मार्केट नहीं जब बम विस्फोट हो गए बताइए ना, कितने बताइए लोग ना, मारे कौन सी मार्केट? गए। हम कहते हैं आईएनए मार्केट, मैं स्वीकार करूंगा। आप दिल्ली की सारी मार्केट, आईएनए मार्केट, कोलोबाग मार्केट आपको बताया, जहां पे बड़ी संख्या में लोग माफी मांगूंगा। 8-10 लोग मरे वहां पे। आपको आज माफी मांगनी पड़ेगी। आईएनए मार्केट में तो आज भी लोग वहां पे लगाते हैं। आईएनए मार्केट में तो आज भी लोग वहां पे जाते हैं हर साल। 10 सालों के 10 हमले गिनवाए मुझे। 10 साल नहीं, 50 साल की बात करें। 10 हमले गिनवाए। आप 50 साल की बात करें, आप 10 साल की बात करें। ये 10 साल में तो हुई है घटना, जो बीजेपी ने 10 चला साल में तो घटना हुई है। वो उसको मत आगे बढ़ाएं। आपने इसके बाद आएंगे, चलिए बोलिए। और आपको मैं तो आपने पूरे, हमने देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आतंकवाद तोड़ दिया। पंजाब के अंदर दिल्ली से आतंकवाद खत्म हो गया। दिल्ली इसको मतलब पूरे देश की, आप खाली कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। आपने बात की, उसी का जवाब क्यों नहीं हमने हर जगह मैं सिन्हा साहब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब हम दो जो है कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि वो लोग जो मदद कर रहे हैं, जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, जिसमें एक एंगल आता है स्लीपर सेल्स का, और इन्हीं स्लीपर सेल्स के साथ ये जो अर्बन नक्सलाइट्स हैं जो अभी ऐड ऑन हुए, जिसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई भी हुई और जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम भी आए, इसमें क्या कनेक्शंस है? क्योंकि अब जो नक्सलवाद वाला एंगल है अब वो सीधे तौर पर आतंकवाद से कनेक्ट होता है या नहीं होता है? एकदम होता है, एकदम होता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस देश के जो नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं, जिनकी विचारधारा पूरी उनके नक्सलवाद के फिलॉसफी से मिलती है जी। जब वो सत्ता में होते हैं तो उनको पूरा बढ़ावा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, आज के ज़माने में इतनी हाई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में नक्सलवाद कहीं तो रह रहा है, कहीं तो उसका बेस है, कहीं तो उसका परिवार है। बिल्कुल। हम क्यों नहीं हाई टेक इस्तेमाल करके, आप क्यों नहीं बॉम्ब ऊपर से गिराते हैं, क्यों नहीं बर्बाद खत्म कर देते हैं बेसिस आफ्टर बेसिस, क्यों नहीं करते हैं? यदि हम करें, मैं फिर उसी पॉइंट पे आता हूं, इस देश में किसी को भय नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि हम नक्सलवाद करेंगे, हम पुलिस को मारेंगे, हम आर्मी को मारेंगे, हम सीआरपीएफ को मारेंगे, और जब स्क्रू टाइट करना शुरू होगा तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी खड़े हो जाएंगे। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जो लेफ्टिस्ट हैं वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो सिंपैथाइजर हैं, वो उनको फंड प्रोवाइड करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं, मीडिया में सपोर्ट देते हैं, प्रिंट मीडिया में सपोर्ट देते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, इस देश का दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रद्रोह की कोई सजा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि हम क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो हम सब कुछ से हम फ्री हैं, वंचित हैं, हमको कोई डर नहीं, क्योंकि फिर उसको बोल देगा ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये हरासमेंट हो रहा है, ये एचआर इशू है। व्हाट नॉनसेंस, एचआर इशू क्या आ गया? राष्ट्रद्रोह के सामने कोई एचआर इशू नहीं। अरे इनके घर में घुस घुस के ठोको, इनको, इनके परिवार को ठोको, और इनकी फंडिंग को रोको। इत्तेफाक इसलिए भी रखा जा सकता है कि इस देश की अदालत को अगर एक आतंकी के लिए आधी रात को खुलवा दिया जाए तो पता चल सकता है कि इस देश की राजनीति किस हद तक जो है अपने हित साधने के लिए जा रही है। आप देखिए, जब बाटला इनकाउंटर केस में कुछ लोग आंसू गिराते हैं, जब अफजल को सपोर्ट करते हैं, मैं तो जब बोलते हैं हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे और इनका एक प्रमुख नेता वहां जाता है सपोर्ट करने, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं इतना चिंतित हो जाता हूं। क्या ये पॉसिबल है कि एक इतनी बड़ी पार्टी का नेता वहां जाके सपोर्ट करता है हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे? यहीं पर लोग खाता है,
यहीं पर सब पैसा बनाता है। मुझे लगता और है इसका फिर का जवाब और है। फिर मुझे और लगता फिर और फिर उसको मैं इसका सपोर्ट जवाब करता है। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े हुए, ऐसी जबान जो जहां से निकली है उस जबान को जबान खींचने की जरूरत है। बोलिए आतिक साहब। जबान खींचने की जरूरत है ऐसे बिल्कुल जवानों की। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे जबान खींचने, मैं सिन्हा साहब की बात से सहमत हूं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं खींची गई जबान, किसने रोका इस सरकार को? इस सरकार को उनके खिलाफ, उनकी जबान खींचने के खिलाफ किसने रोका? अरे हमने तक तो क्यों बंद नहीं- करवा दिया, क्यों जेल नहीं में कोई खींची? बोलता ही नहीं है। अभी तक क्यों नहीं खींची गई? अरे हमने बंद किया सब तो जगह छोड़ बंद, दिया। हैदराबाद में बंद करा दिया, सब क्यों जगह हमने छोड़- बंद कितने कराया। दिनों बाद वो आपके- कोर्ट ने छोड़ा, हमने नहीं आपने छोड़ा। और कितने कोर्ट ने दिनों बाद- जमानत दिया, कहीं छोड़ा ना नहीं है। कहीं ना कहीं आपका ये राहुल गांधी, सिन्हा साहब का आपने जवाब केस दें आप। कहीं ना कहीं राहुल गांधी कमजोर जेएनयू किया। में क्यों गया? जो देशद्रोह के राहुल आंदोलन- गांधी जो जेएनयू में नारे क्यों लगा गया? रहे उसका थे। जवाब दें आप पहले। देखिए, आप ये और झूठ बोलना बंद अर्बन करें, नक्सल देश और को अर्बन बदनाम नक्सल जब बंद पकड़े करें। गए देखिए, तो झूठ सबसे ज्यादा बोलकर कांग्रेस ने बदनाम बंद चिल्लाया। करें। अफजल कांग्रेस गुरु चिल्लाई, को कांग्रेस के शहीद नेताओं ने मानने दिया। का दर्जा मणिशंकर आपकी अय्यर सरकार ने पाकिस्तान में जा रहा जम्मू कश्मीर में किया। है, शशि थरूर का आ रहा है, दिग्विजय सिंह का बयान आ अफजल रहा गुरु को है। शहीद ये कौन का कर रहे दर्जा हैं? पीडीपी ये ने कौन दिया कर रहे हैं? और भारतीय ये कौन- जनता पार्टी ने उसका ये कौन- समर्थन किया ये जम्मू कौन बोल कश्मीर रहे में। हैं? बिल्कुल नहीं अफजल किया, गुरु झूठ को बोल रहे कहते हैं हम नहीं, शहीद कुछ नहीं। मानते हैं। आपके जब नेताओं ने गुरु आतंकी मणिशंकर है। अय्यर ने पाकिस्तान उसको में जाके पीडीपी ने कहा मोदी से शहीद बचाओ, का हमें दर्जा मोदी से की हटाओ। मांग करी। शशि और थरूर का आपने बयान उसको समर्थन दिया देखिए, चिदम्बरम पीडीपी का को। बयान दिया, हिंदू आपके आतंकवादी। राज में वहां पर दिग्विजय जो सिंह है का आप देखो। कितने हमले हुए। और राहुल गांधी आज जेएनयू के में जाके बजाय बोलता है कितने इस कि 3 भारत के साल टुकड़े होंगे में हजार, मैं इसका लगा समर्थन है। करता हूँ। बहुत क्यों important घुसपैठ सवाल बढ़ है। गई? क्यों बहुत आतंकवाद important बढ़ सवाल गया? है। नक्सल का क्यों समर्थन हमारे करते हैं आप? सैनिक ज्यादा उनको शहीद फंडिंग हुए? करते हैं आप? क्यों हमारे पूछा सिविलियन जाना ज्यादा चाहिए। शहीद हुए? आतंकवादी तो यहाँ कम पर मरे, उसकी दीपक जवाबदेही विस्तार से भी किसकी पूछा है? जाना चाहिए कि आखिर अगर कार्रवाई की है तो फिर उन्हें छोड़ा क्यों और क्या कार्रवाई देखिए, वो करी? कोर्ट ने छोड़ा। और सवाल कोर्ट ये ने है, जमानत ये दी। भी सवाल ये भी कि आखिर जो आतंकी इस देश के अंदर इस नेटवर्क का फायदा उठा रहे हैं, फिर उन्हें इस स्थिति में पकड़ा कैसे जाएगा? हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, जिस हाईटेक करने की बात सिन्हा साहब कर रहे हैं, वो की जानी चाहिए, वो कैसे होंगी? तो आतंकियों के आखिर पनाहगार कौन और जो इन्हें दे रहे हैं ऑक्सीजन, उन पर क्या करी जा रही है कार्रवाई और किस तरीके से इन्हें पकड़ा जाए? हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। सिन्हा साहब, आपके पास आ रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल अब फिर ये कि अगर इन सिचुएशंस हैं और इतनी क्रिटिकल हैं तो फिर इन्हें पकड़ा कैसे जाएगा? देखिए, पकड़ने का मेरा ख्याल है कि हमारी आईबी बहुत सक्षम है, ये मेरा विश्वास है। जी, मेरा ख्याल है और मेरी सोच है कि आईबी से कुछ नहीं छुटा है, कुछ नहीं छुपा है, सब डाटाबेस उनके पास है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वो जो सिंपैथाइजर हैं, वो लोग जो गैंग लीडर हैं, वो लोग जो सिपाही नहीं हैं, सेनापति हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अरेस्ट करो, अंडमान निकोबार आइलैंड भेजो, रिफॉर्मेटरी स्कूल में डालो, 6 महीना वहां एक खोल दो स्कूल और आर्मी कर्नल ब्रिगेडियर को लगा दो। मैं गारंटी देता हूं ये एक दिन की इनकी पूछ सही हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, मैं पाकिस्तान एंगल के कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी जानती है, पहली तो बात तो है, पाकिस्तान आर्मी नॉन प्रोफेशनल आर्मी है। ठीक। जो आर्मी अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी गुंडों को, आतंकवादियों को सौंप दे, वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रेटजी जियाउल हक के बाद बदला है कि हाई यील्ड लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। वो क्या है हाई यील्ड? कि आप हाई यील्ड लो कॉस्ट, आतंकवादियों को खाली पैसा दे दो, सब कुछ कर दो, सब गदर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर बेचो, पूरे हिंदुस्तान में भेजो। हाई यील्ड, पूरा बॉम्बे ताज होटल उड़ा दो, हाई यील्ड। कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं, थोड़ा मोड़ा। लेकिन जब फौज को भेजिएगा ना, हाँ, यदि खर्चा होगा, कैजुअलिटी होगा, हॉस्पिटल में रखना, तो वो है लो यील्ड हाई कॉस्ट। तो हम लोग को चाहिए एज ए स्ट्रेटजी हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान को ये इस तरह से कन्विंस करना पड़ेगा कि द कॉस्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। जब तक ये संदेश हम नहीं देंगे पाकिस्तान को, तब तक पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान को डिफेंसिव पे रखो, जब उसको थोड़ा स्पेस दोगे, फ्री टाइम दोगे, वो शुरू कर देता अपना गदर। पाकिस्तान के जितने 76 लॉन्च पैड्स हैं एलओसी के बगल में, अपना आर्टिलरी सिस्टम इस्तेमाल करके, देखिए हमारी रेंज 7-8 किलोमीटर ज्यादा है पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य से। पाकिस्तान के पास जितने गन हैं उससे हमारा रेंज 8 से 10 किलोमीटर ज्यादा है हमारे बोफर्स और दूसरे गन का। उनके लॉन्च पैड्स को बर्बाद करो, और यदि लड़ाई होती है तो हो, लेकिन उनको ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है कि बहुत खून बहा, बहुत हमारे बहनें विधवा हुई हैं, ये होगा, कीमत तुमको बहुत बड़ी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सब एक क्वेश्चन जो यहाँ पर अनुज यात्रा ने उठाया कि अब ठीक है, आप बताइए कि कौन गद्दार हैं इस देश के अंदर और कौन जो है इस तरीके के प्रोपेगेंडास जो है रच रहे हैं, जो पनाहगार हैं, जो हमारा आज मेन क्वेश्चन है।
लेकिन सवाल यह है कि उन पर सिर्फ सवाल उठाने से क्या होगा? सत्ता में आप, सरकार में आप, सवाल उठाने वाले आप, तो कार्रवाई करने के लिए कहां जाएं? देखिए, आपने तो देखा कार्रवाई की है सुमित जी, आप तो जानते हो, हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने उसके बाद उनको कहा कि 2 को घर में नजरबंदी की, तो हमने 2 को घर में नजरबंदी रखी। आप देखिए, हम तो एक्शन ले रहे हैं, और खूब वामपंथियों ने और कांग्रेस ने खूब चिल्लाया, खूब उनकी सपोर्ट करी, हमने किसी को नहीं छोड़ा, हमने उनको चार्जशीट किया है। अभी आप देखिए, जो अपना हमारा 4 लोगों को हमने परसों चार्जशीट किया, तो हम तो बिल्कुल उस पर पूरा एक्शन ले रहे हैं, हम कोई किसी दबाव में नहीं आ रहे उसके अंदर। तो आत्रे साहब तो कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो कोर्ट है जो है फ्री हैंड देता है फिर बाद में। चलिए, अब ये कोर्ट के ऊपर भी इस प्रकार से अपने दोष, आज ये अभी तक तो कांग्रेस के ऊपर दोष देते आ रहे थे, अब आज जो है कोर्ट के ऊपर भी दोष देते आ रहे हैं। तो ये देश की जनता देख रही है, देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है, देश की जनता ये देख रही है कि इन 4.5 साल की केंद्र की नाकाम सरकार, उनका समर्थन किसने किया मीडिया के अंदर? 3 साल उनका समर्थन मीडिया में किसने किया? पीडीपी के साथ नहीं, कांग्रेस ने अर्बन नक्सल के लिए समर्थन कम किया, और उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल नहीं है, ये हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, इनको छोड़ दो। तब तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल साफ है, और इन्होंने कहा कि इनकी कोई फंडिंग नहीं देते, कोई हम इनको बम नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। होगी, सुन लिया आपने नहीं सुनने नहीं, सच्चाई है, आपने मीडिया में बोला, और कन्हैया के समर्थन में आप गए उसमें जेएनयू के अंदर, राहुल गांधी के, हो गई, अब सुन लीजिए, हैदराबाद के अंदर आप गए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। इतने ज्यादा आप जोश अगर कश्मीर में दिखा देते, जो आपके 3.5 कश्मीर में जो दिखाया, पत्थरबाजी बंद होगी, महबूबा के साथ, और हमने सिन्हा साहब जो हमारे आर्मी के इतने वरिष्ठ मेजर जनरल साहब बैठे हैं, उन्होंने बताया देश की आजादी से अब तक सबसे ज्यादा आतंकवादी कश्मीर अब मारे गए कश्मीर घाटी के अंदर। देखिए, आपने तो बड़े आराम से कह दिया लोग तो कि इनको केवल 65 लाख कश्मीरी, जम्मू कश्मीर की जनता की चिंता, हम तो 125। देखिए, हमारे मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, इसलिए आपको चिंता है, आपको पंजाब की चिंता नहीं है, आपको दिल्ली की चिंता नहीं है, आपको मिजोरम की चिंता नहीं है, आपको नागालैंड की चिंता नहीं है, कांग्रेस आपको छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है, आपको नहीं छोड़ेगी, आपको राजस्थान की चिंता नहीं है, आपको केवल कश्मीर घाटी की चिंता नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम है। जहां जहां मुस्लिम होता है वहां का समर्थन जो है वो कांग्रेस करती है। कांग्रेस को मुस्लिमों के अलावा उसकी सारी पट्टी बंद है, उसको कश्मीरी पंडित दिखाई नहीं देते। 500 गुना बढ़ गई है। नेहरू कहते थे मैं कश्मीरी पंडित हूं, आतंकवादी वो भी ये ध्यान नहीं हमारे रखते सैनिक कि ज्यादा मरे आपने हैं। ये उनकी आपके सारी राज्य में पीढ़ियां हुआ खत्म कर दी। ये आपके राज्य में हुआ है वहां पर। आत्रे साहब वो ये कह रहे हैं कि जब से हमने जो है सत्ता संभाली है, हमने उन तमाम पॉइंट्स पर काम किया है, चाहे वो सुरक्षा बल की बात हो, या फ्री हैंड देने की बात हो, या फिर जो है लगातार आतंकी घुसपैठ की बात हो, या फिर ऑपरेशन ऑल आउट, जिसका जिक्र जो है सिन्हा साहब ने किया। तो इन पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो लीगल पॉइंट्स हैं, इन पर लगता है कि हाँ काम हो रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था? देखिए, इससे पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा था मैं बताता हूं, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मैं बीच में बोल देता हूं। देखिए, इस सरकार में वो हुआ जो इससे पहले आजादी से लेकर के और आज तक कभी नहीं। अरे आपने पहले क्या किया, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है उनका सुमित जी का, आप ये बताएं। हमने जो किया वो तो बता दिया, हमने सिन्हा साहब ने बता दिया, मैंने बता दिया, और अंतर ने भी बता दिया। सुनने से नहीं क्यों घबरा नहीं रहे, पता है आपको मुस्लिमों के अलावा किसी की आपको दिक्कत नहीं है। आपको ये दर्द है कि कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवादी क्यों मार दिए गए, आपको ये बड़ी परेशानी है, आपको ये बड़ी परेशानी पाकिस्तान के खिलाफ सिन्हा साहब ने या बीजेपी के प्रवक्ता ने बयान को दे दिया, आपको ये दिक्कत है। आपका समय खत्म हो गया, सुन लीजिए। आपने तो वो काम कर दिया जो किसी सरकार ने किया। पठानकोट बेस पे हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ। अरे देश के घर के अंदर प्रधानमंत्री मार दिया, बताओ इंदिरा गांधी अपने घर में मर गई, पहली ऐसी सरकार देश का प्रधानमंत्री अपने घर में मर गया, इससे बड़ी घटना क्या है? देश की राजधानी में 3,500 आपने सिख मार दिए, और उससे बड़ी घटना क्या बताइए? प्रधानमंत्री अपने घर में मार दिया, उससे बड़ी क्या फेलियर आपका? कैसी बातें कर रहे हैं? बोलने नहीं, उससे बड़ा फेलियर क्या? बोलिए अपनी ये वो फेलियर है। तो ये क्या है, विसाई ये बताएं कि हम पाकिस्तान को बुलाते हैं कि जिसने हमारे ऊपर हमला किया, उसी की ISI आती है कि आप जाके पठानकोट में इंक्वायरी कीजिए, और वो इंक्वायरी करके ये कहते हैं, उसमें वो इंक्वायरी करता है कि ये हमला भारत ने कराया, हमारे यहाँ के और हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे रह जाती है। ये आपकी सरकार, ये आपकी सरकार ने कराया। उसके बाद और उससे पहले प्रधानमंत्री जी बिन बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं वहां केक खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए। बिरयानी तो आपने बांटी, जेलों में बांटी आपने। यासीन मलिक आपकी देन है, क्यों गए वहां पर? हुर्रियत आपकी देन है, क्यों गए वहां पर? प्रधानमंत्री जी आज तक जवाब नहीं दिया। सारे लोग बिना बुलाए क्यों गए वहां पर? ये बता दीजिए, बिना किसी कार्यक्रम के वहां गए। एक मिनट सिन्हा साहब, जो आप कहना 56 इंच का सीना दिखाने की, आंखें लाल करके जवाब देने की बात करते हैं। जी लास्ट कमेंट आपका सिन्हा साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक स्पेशल प्रोग्राम रखिए, रोहिंग्याज को जम्मू में किसने सेटल किया? रोहिंग्या मैं खुद 20,000 किलोमीटर, हाँ 20,000 किलोमीटर यात्रा किया, मैंने खुद अपने आंखों से देखा जम्मू के रिवर बेड पे। वो आए कब? किसने उनको आधार कार्ड दिया? किसने उनको सब कुछ फैसिलिटी दी?
किसने उनका घर बनवाया, वो पैसा कहां से आया, और डेमोग्राफिक जम्मू का कंपोजिशन चेंज करने की निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए, आधार उनके कब बने, किसकी आधार कब बने ये बिल्कुल जांच होनी, ठीक कह रहे हैं बदमाशी है। रोहिंग्या आए कौन कैसे? आधार दे रहा है उनको? जाकिर नायक का एक पॉलिटिकल पार्टी से क्या रिश्ता है? एक ये और भी आना बात चाहिए पब्लिक डोमेन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और ये उसी नेटवर्क की जो पूरी चेन है ये उसका हिस्सा है, और जरूरी है कि इन आतंकियों के साथ साथ उस नेटवर्क पर भी काम हो। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जब जब इस चेन की अलग अलग कड़ियों का मस्तर रोहिंग्याओं का जिक्र किया जाएगा, नक्सल जो अर्बन नक्सल है उसका जिक्र किया जाएगा, पाकिस्तान से हो रही घुसपैठ का जिक्र किया जाएगा, तो इस देश के अंदर वो लोग भी खड़े हो जाएंगे जो आधी रात में आतंकियों के लिए कोर्ट खुलवा देते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। फिलहाल इतना ही खबरें जारी हैं, आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।